हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर है 10, सदिश बीजगणित मानी वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा परीक्षा में 8 से 10 नंबर के यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और आसान प्रश्न है, बहुत ज्यादा कोई समस्या वाली बात नहीं है। बेसिकली आपने क्लास 11 में भी और 12th में भी सदिश राशियां, अदिश राशियां, ये सारी बातें फिजिक्स में पढ़ी होंगी। सदिश राशियां क्या है? दिशा सहित परिमाण होता है, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। और जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियां। अदिश मतलब दिशा ना हो, केवल परिमाण हो, और सदिश मतलब दिशा सहित, दिशा हो परिमाण हो, ऐसी राशियों को व्यक्त करने के लिए जिसमें दिशा परिमाण दोनों होता है, सदिश राशियां कहलाती हैं। ये तो आपकी छोटी छोटी सी बातें हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि अदिश राशि का एक उदाहरण बताओ, तो आप बहुत अच्छे से कह सकते हो, जैसे ए बिंदु और बी बिंदु, इनके दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो ये दूरी राशि में दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ी, हमने केवल परिमाण लिख दिया, बस ये आपकी क्या हो गया? ये आपकी अदिश राशि हो गई। अगर आपसे यही बिल्कुल वही काम हो, अगर आपसे कोई ये कहता है कि ए बिंदु से बी बिंदु तक चल के गए, किस दिशा में? मान लेते हैं पूर्व दिशा में गए, तो ए बिंदु से बी बिंदु तक 5 सेंटीमीटर आपने विस्थापन कर लिया, ये विस्थापन आपकी सदिश राशि हो गई। ठीक, दिशा हो परिमाण ना हो, अदिश और परिमाण दिशा दोनों हो, सदिश, सीधी बात है। ठीक है, चलो आगे थोड़ी सी बात और आगे बढ़ते हैं, जो अपने मुद्दे की बात है। ये तो आपने फिजिक्स वाली बातें कुछ बताई, अपनी यहां की बात समझो। जैसे आपसे कोई ये कहता है कि आपकी एक ये रेखा है, ये क्या है? ये आपकी कोई एक रेखा है, ये भी आपकी कोई रेखा है। भैया एक बात और आपको बता दें कि रेखा में कोई लंबाई नहीं होती, रेखा अनंत लंबाई की होती है। इसको आगे भी कितना भी बढ़ाया जा सकता है, इसको पीछे भी कितना बढ़ाया जा सकता है, इसलिए रेखा की कोई लंबाई नहीं होती। हां, एक बात और है कि रेखा की दिशा जरूर हम कह सकते हैं कि अगर इसको यूं ऐसे कर दें तो ये दिशा इसकी प्रदर्शित हो जाएगी, यहां से इधर की ओर अब इसकी दिशा हो गई। या ऐसी ये राशि है, इसमें अगर एरो यूं लगा दें तो अब इसकी दिशा ये इधर से इधर हो गई। ये इतनी बात तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें दिशा प्रदर्शित करने के लिए ये तीर का निशान लगा दिया जाता है। अच्छा, इसी से एक और बात निकल के आई कि अगर इस रेखा में इस रेखा को कुछ बिंदुओं तक फिक्स कर दें, इसका एक टुकड़ा काट लें, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, तो ये ए से बी तक ये आपका एक रेखा खंड हो गया। अब रेखा नहीं रही, क्या हो गया? रेखा का खंड हो गया। ये आपका ए बी एक रेखा खंड है, इस रेखा खंड को हम दृष्ट रेखा खंड कह सकते हैं। दृष्ट क्यों कह दिया? क्योंकि इसमें देखो दिशा है, ए से बी की ओर इसकी दिशा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? दृष्ट रेखा खंड कहेंगे। इसी प्रकार अगर हम यहां भी इसी प्रकार देखो कोई पी बिंदु और यहां क्यू बिंदु लें, तो ये पी क्यू आपका एक दृष्ट रेखा खंड है, इसकी भी देखो दिशा है। ठीक है, ये आपकी दिशा प्रदर्शित करता है एरो। और इसको हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे देखो लिख सकते हैं, ए बी और यहां एरो लगा दें ऊपर, इसका मतलब ए से बी की ओर इसकी दिशा है। अगर इसको ए से प्रदर्शित यूं ऐसे कर दें, ए से, तो यहां इसको हम ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी या ऐसे भी, जैसे आप लिखना चाहो। ठीक है, अच्छा भाई, जब इसका परिमाण ज्ञात करना हो कि भैया यहां से यहां तक ये कितना इसका परिमाण है, तो परिमाण व्यक्त करने के लिए इसमें हम मॉडुलस का निशान लगा देते हैं यूं इस प्रकार से। ठीक है, ये इसका मॉडुलस निशान ये प्रदर्शित करता है कि इसका परिमाण कितना है। इसको परिमाण व्यक्त करने के लिए मॉडुलस का निशान लगाते हैं, परिमाण। ठीक है, परिमाण, मापांक, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। इतनी बात ठीक है। अच्छा, इस बिंदु को क्या कहते हैं? ये बिंदु आपका ए बिंदु जो है वो क्या है? ये आपका प्रारंभिक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रारंभिक बिंदु कहलाता है। इसके बाद जो बी बिंदु है वो क्या है? वो आपका अंतिम बिंदु कहलाता है, अंतिम बिंदु कहलाता है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, ये सारी बातें की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु भी ये बी है, और ये इसका मापांक कहलाता है या परिमाण कहलाता है, जिसको हम ए बी के मॉड से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और ये एरो क्या कर रहा है?
एरो आपको इसकी दिशा बताता है कि ए से बी की ओर इसकी दिशा है, ए बी के ऊपर जो वेक्टर का निशान लगा है, या इसको सदिश ए बी पढ़ेंगे या वेक्टर ए बी पढ़ेंगे, ठीक है, वो इसकी दिशा बताता है कि ए से बी की ओर इसकी दिशा है। इतनी बात ठीक है? अच्छा ठीक, तो अगर इतनी बात ठीक है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो आपने क्लास 11 में त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ी है, त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति में क्या है कि आपने किसी अंतरिक्ष में, देखो यहां पर हमने 3 विमाएं खींच दी। वैसे 2 डायमेंशनल फिगर आपने बोर्ड पे 2 डायमेंशनल ही बन सकता है, 3 डायमेंशनल नहीं बन सकता। लेकिन अगर हम ये माने कि आपका ये एक अक्ष है, एक अक्ष ये है और एक तीसरा अक्ष इसके ये लंबवत है, क्या है? लंबवत है। इस लंबवत को तो यहां देखो हम खड़ा कर नहीं सकते, तो हमने यूं ऐसे बना दिया, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये आपका एक्स अक्ष है और इस अक्ष को अगर हम वाई अक्ष लिख दें, इस अक्ष को हम जेड अक्ष लिख लें, ठीक, और ये आपका मूल बिंदु ओ कहलाएगा, ठीक, इसको हम मूल बिंदु ओ लिख लें। अच्छा अब इसमें कहीं पर हमने एक बिंदु कोई पी ले लिया, पी बिंदु, ठीक है, और जिसके हमने यहां कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ले लिए, ठीक, इतनी बात सही है। अब अगर हम आपसे कहें कि ओ बिंदु को पी से मिलाओ, तो देखो ओ पी ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक ओपी आपका एक रेखा खंड कहलाएगा। इसको सदिश ओपी कह सकते हैं। देखो ओपी ये आपका एक सदिश है, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष बिंदु पी का सदिश। अगर आर से यहां पर देखो इसको लिख लें, आर से, ठीक है, ओ पी ये हमने आर से लिख लिया, ध्यान से समझना है। देखो इसके बाद देखो आगे, अगर हमने ओ से पी तक इसको आर से लिख लिया, तो आप बड़े आराम से देखो एक काम कर दें कि अगर यहां से इस पर लंब डाल दें ऐसे, ठीक, ऐसे लंब डाल दें, यहां नहीं बल्कि हम थोड़ा देखो अलग से बताएं, आपको अलग से बताएं। एक काम करो कि पहले तो इसकी मापांक निकाल लें, तो मेरे ख्याल से फिर आगे की बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ओपी दूरी कितनी होगी, ओपी बता दो कितनी होगी। ओपी बराबर ओ बिंदु और पी बिंदु के बीच की दूरी आपको पता होनी चाहिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालते हैं अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग, मतलब x माइनस 0 का होल वर्ग, प्लस यहां y माइनस 0 का होल वर्ग, प्लस z माइनस 0 का होल वर्ग। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो यहां से बराबर इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका ओपी है, ये ओपी, ठीक है। अगर इसकी मापांक की बात करें तो यहां मॉड ओपी ऐसे लिख लें। देखो ओपी का मापांक जिसको हमने आर लिखा है, जिसको क्या लिखा है आर, तो आर बराबर ये कितना हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये देखो इतनी इसकी मापांक कहलाएगी, ओपी का मॉड हो गया, ठीक है। ये आर से हमने प्रदर्शित कर दिया। अच्छा एक बात बताओ कि अगर ये ओपी रेखा जो ओपी सदिश है, ओपी सदिश एक्स अक्ष के साथ मान लेते हैं अल्फा कोण बनाता है। देखो यहां लिख देते हैं, माना सदिश ओपी एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा तथा जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है, तब देखो ध्यान से समझना है, तब इनके कोसाइन कितने होंगे, तब इनके कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होंगे। तब इनके कोसाइन कितने होंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को ओपी सदिश के दिक कोज्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, दिक कोज्याएं कहते हैं। दिक कोसाइन भी कह सकते हैं या दिक कोज्याएं कहते हैं। इतनी देखो बात आपको याद रखनी है कि ओपी सदिश एक्स अक्ष के साथ में अल्फा कोण बनाए। देखो यहां हम ऐसे बनाएंगे, ये एक्स अक्ष है ना, ये वाली एक्स अक्ष है, तो ओपी सदिश का एक्स अक्ष के साथ ये झुकाव है वो अल्फा है। ओपी सदिश का वाई अक्ष के से झुकाव है वो आपका बीटा है।
और ओपी सदिश का जेड एक्स के साथ जो झुकाव है वो आपका गामा है, तब ओपी सदिश की जो दिक्कोज्याएं हैं वो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से प्रदर्शित की जाती हैं। ठीक है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से प्रदर्शित की जाती हैं, जिन्हें एक बात और याद रखनी है, जिन्हें क्रमशः L, M व N से प्रदर्शित करते हैं। इतनी भी बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई रेखा एक्स अक्ष, कोई सदिश ओपी एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है, वाई अक्ष के साथ बीटा तथा जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है, तो उसकी दिक्कोज्याएं कॉस अल्फा, कॉस गामा बीटा और कॉस गामा से प्रदर्शित की जाती हैं, जिन्हें क्रमशः L, M, N से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जब जो आपका एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना है तो उसकी दिक्कोज्या कॉस अल्फा को L से प्रदर्शित करते हैं। L बराबर होता है कॉस अल्फा, M बराबर होता है कॉस बीटा और N बराबर होता है कॉस गामा। ठीक, इतनी बात ठीक है। चलो थोड़ी सी और आगे आए। देखो ध्यान दें, अगर हम कॉस अल्फा की वैल्यू यहां से निकालना चाहें तो देखो ध्यान दें, एक अलग चित्र से शायद बहुत अच्छी सी बात समझ में आएगी। देखो यहां पर ये आपका मान लेते हैं कोई P बिंदु है, ये देखो इसी को हम यहां पर अलग से बनाना चाहते हैं कि इस वजह से कि आपको अच्छी से समझ में आए। देखो ये P बिंदु कोई है जिसके निर्देशांक x, y, z हैं। ये आपका कोई मूल बिंदु है O, जिसके निर्देशांक आपको पता है 0, 0, 0 होते हैं। O से P को मिला दें तो ये आपका OP सदिश कहलाएगा। OP सदिश ये हो गया जिसको हमने R से प्रदर्शित किया है। देखो ये R है, ठीक है। इसके बाद ये जो x अक्ष है ना, ये x अक्ष ये है कैसा वास्तव में, ये ऐसा है, इसके लंबवत है। OP के साथ इसका कोण कितना है, अल्फा कोण है। मान लेते हैं देखो हमने इस प्रकार बना दिया x अक्ष, ठीक है, यहां नहीं बल्कि हमने यूं ऐसे बना दिया। तो ये वाला बिंदु O है और यहां O बिंदु से x अक्ष के बीच का कोण है वो कितना है, अल्फा है, ठीक है, अल्फा है। अगर यहां से इस पर लंब डाल दें, देखो ध्यान दें, इस पर लंब डाल दें, कहां, x अक्ष पर, ये 90 अंश का कोण है, याद रखना है आप, कितने का, 90 अंश का। क्योंकि वास्तव में ये है कैसा, हमने जैसा बताया कि ये परपेंडिकुलर है, इस पर थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा अपने दिमाग में। ये 90 अंश का कोण है तो 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसका मतलब ये कर्ण हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा जिसको हम x कहेंगे। देखो ध्यान दें, x निर्देशांक ये है, x अक्ष पर चली गई दूरी x निर्देशांक होता है, y अक्ष पर चली गई दूरी y निर्देशांक और z अक्ष पर चली गई दूरी z निर्देशांक होता है। तो यहां से अगर ये कोण 90 है तो 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और ये आधार है। और यहां से अगर हम आपसे कहें कि कॉस अल्फा बताओ तो कॉस अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार है x और कर्ण है r, तो यहां से कॉस अल्फा बराबर x बटे r हो जाएगा कि नहीं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने आपको बताया कि कॉस अल्फा जो है वो कॉस अल्फा होता कितना है, l होता है। तो यहां कॉस अल्फा को यदि l लिख लें तो l बराबर हो जाएगा x बटे r, या यहां से x बराबर हो जाएगा r इंटू l, x बराबर r इंटू l हो जाएगा। इसी प्रकार बिल्कुल देखो, अब हम यहां पर सारी बातें और नहीं करेंगे कि y, देखो यहां अगर y अक्ष से झुकाव देखा जाए तो ये बीटा हो जाए, है ना, फिर ये दूरी y हो जाएगी। तो वही बिल्कुल एकदम सिस्टम करें तो cos बीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, आपको लिखना है y बटे r निकलेगी। तो यहां से वही बिल्कुल काम, इसको m लिख दें तो m बराबर y बटे r, या ऐसे लिख दें r बराबर, या ऐसे लिख दें कि y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा r इंटू m हो जाएगा। तथा बिल्कुल ठीक इसी प्रकार z की वैल्यू यहां से z अक्ष पर भी लंब डालें तो ये आपका z का मान हो जाएगा r इंटू n हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखो जो r इंटू l, r इंटू m, r इंटू n है वो क्या है, इस OP के सदिश OP के दिग अनुपात है। क्या है, दिग अनुपात हैं, सदिश OP के दिग अनुपात हैं। इन्हें क्रमशः ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि इन्हें क्रमशः A, B, C से प्रदर्शित करते हैं।
ए कॉमा बी कॉमा सी से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा भी आपको याद रखना है। ठीक है, ओपी की जो ओपी के दिग अनुपात हैं उनको ए बी सी से लिखते हैं, और ए बराबर हमारे पास यहां कितना है आर इंटू एल, बी बराबर है आर इंटू एम, और सी बराबर है आर इंटू एन। ठीक है, तो इतनी बात भी आपको याद रखनी है। हालांकि ये सारी डिटेल्स आपको अभी आगे चल के जब त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से डिटेल यहां और ज्यादा आगे मिलेगी। ठीक है, और एक बात और आपको याद रखनी है कि ये LMN जो हमने बताया कि LMN है, ये इसके दिग कोज्याएं हैं, इनमें भी परस्पर संबंध इस प्रकार से होता है कि L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, ये भी आपको आगे त्रिविमीय ज्यामिति में इसका प्रूफ भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए कि ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उनकी दिग कोज्याएं दिग अनुपात जो है उनके वर्गों का योगफल 1 नहीं होता है, ऐसा भी आपको याद रखना है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 1, लेकिन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। या इसको ऐसे भी देखो लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, क्योंकि ये एल बराबर कॉस अल्फा है, एम बराबर कॉस बीटा है और एन बराबर कॉस गामा है। तो यहां अगर इसको एल की जगह पे कॉस अल्फा, इसको कॉस बीटा और इसको कॉस गामा लिख दें तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ बच्चों यहां से इतनी बातें हैं। दिग कोज्या और दिग अनुपात याद रखिए, दिग कोज्याओं की समानुपाती संख्याएं दिग अनुपात होते हैं। चलिए इसके बाद देखो कुछ और बातें आपको पढ़नी है। सदिश राशियों के सदिशों के प्रकार पढ़ना है, सदिशों के प्रकार। चलो पहले इसको रफ कर लेते हैं, फिर देखते हैं सदिशों के प्रकार कितने होते हैं, सदिशों के कितने प्रकार होते हैं। तो अब देखते हैं, देखो सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार, सदिश कितने प्रकार के होते हैं आपको यहां से समझना है। सदिशों के प्रकार देखिए, पहले नंबर पर हम यहां पर एक सदिश की बात करेंगे, शून्य सदिश। शून्य सदिश, शून्य का मतलब शून्य सदिश ऐसा सदिश जहां से प्रारंभ हो वहीं समझो अंत हो जाए उसका, है ना, शून्य परमाणु हो उसका। ऐसे सदिश को क्या कहते हैं हम, शून्य सदिश, जो जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, ऐसे भी कह सकते हो। जैसे ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु, तो देखो यहां पर प्रारंभिक बिंदु अलग है, अंतिम बिंदु अलग है। ये अंतिम बिंदु यहीं पर आ जाए प्रारंभिक बिंदु पर, मतलब जहां से चला वहीं खत्म हो जाए, ऐसे समझो, है ना। तो ऐसे सदिश को क्या कहते हैं हम, जिनके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही बिंदु होते हैं, ऐसे सदिश को हम क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। और उसको इस प्रकार देखो, शून्य पर सदिश का निशान लगा दें, इस प्रकार इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका परिमाण भी शून्य होता है, ऐसा भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया शून्य सदिश। इसके बाद शून्य सदिश के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मात्रक सदिश। क्या है मात्रक सदिश, क्या होता है बच्चों? मात्रक सदिश ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण 1 होता है, जिसका मापांक 1 होता है। ऐसे सदिश को क्या कहते हैं हम, मात्रक सदिश कहते हैं। अगर कोई सदिश ए है और उसका मापांक 1 है तो हम निश्चित रूप से उसको हम मात्रक सदिश कहेंगे। ठीक है, जिसका परिमाण 1 होता है। इतनी बात ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल करने की जरूरत नहीं है। तीसरा देखो, तीसरा कह सकते हैं सह आदम। सह आदम सदिश क्या है? सह आदम सदिश बताओ क्या है? सह आदम सदिश ऐसे सदिशों को कहते हैं जिनके स्टार्टिंग पॉइंट एक ही बिंदु से हों। ठीक है, जैसे हम ये कहें कि आपका एक सदिश ये है, एक सदिश ये है, एक ही बिंदु ए से प्रारंभ हो रहे हैं दोनों सदिश ए और बी, ए सदिश और बी सदिश एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए ए और बी दोनों सदिशों को क्या कह सकते हैं? सह आदम सदिश कहेंगे। ठीक है, सह आदम सदिश, ये दोनों सदिश सह आदम सदिश है। ठीक है, इसके बाद देखो, सह आदम के बाद समान सदिश किसको कहते हैं? समान सदिश। समान सदिश ऐसे सदिश होते हैं जिनके परिमाण समान हो आपस में, जैसे ए सदिश और बी सदिश दोनों समान तब कहलाएंगे जब इनके दोनों के परिमाण समान हो। सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण समान हो तो ऐसे दो सदिशों को हम समान सदिश कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखो एक और सदिश आता है जिसको कहते हैं संरेख सदिश।
संरेख सदिश क्या है? संरेख कहें या समरेख कहें, दोनों एक ही बात है। संरेख सदिश ऐसे सदिशों को कहते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं एक ही हों, जिनकी जो एक दूसरे के समांतर हो, ऐसा भी कह सकते हैं, एक दूसरे के समांतर सदिश होते हैं, इनको क्या कहते हैं? संरेख सदिश कहते हैं। ठीक है, इतनी बात है। इसके बाद आगे अगर हम छठवें नंबर और एक दूसरे प्रकार के सदिश की कहें बात, तो उसको हम कह सकते हैं विपरीत सदिश। विपरीत सदिश क्या है? देखो, विपरीत सदिश बताओ क्या है? विपरीत सदिश ऐसे सदिश होते हैं, उनके परिमाण तो समान होते हैं लेकिन उनकी दिशाएं अलग अलग, विपरीत दिशाएं होती हैं। जैसे एक सदिश कोई ये है आपका और उसकी दिशा देखो इधर से इधर हो गई, और दूसरा सदिश आपका कोई ये है, उसकी दिशा अपोजिट हो गई, परिमाण उसके समान हो, दिशा उसकी अलग अलग होती है, तो ऐसे सदिशों को क्या कहते हैं? विपरीत सदिश कहते हैं। जैसे इसको हम ऐसे देखो, लिखने का तरीका ऐसे समझें, जैसे ए बी आपका ये कोई ए बी सदिश है, ठीक है, और ये आपका कोई, यहां से अगर इसको इस प्रकार से लिख दें तो इसको क्या कहोगे? इसको हम कहेंगे बी ए सदिश कहेंगे, क्योंकि बी से एक ही और दिशा है इसकी, लेकिन यहां पर देखो माइनस का चिन्ह लगाना है आपको। ठीक है, ए बी बराबर माइनस बी ए से इसको लिखते हैं। ठीक है, ए बी का परिमाण बी ए का परिमाण, दोनों के परिमाण तो समान है, लेकिन उसकी दिशा अगर विपरीत होती है तो ऐसे सदिशों को हम विपरीत सदिश कहते हैं। ठीक है, तो और इसको कैसे लिखते हैं? ए बी बराबर माइनस बी ए द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये सदिशों के प्रकार हैं, और मेरे ख्याल से जो आपकी स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज है उसमें इतनी ही बातें, बेसिक सारी बातें हैं। ठीक है, इनको आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम आसान तरीके से हैं, बहुत ज्यादा उसमें कुछ है नहीं, समझाने वाले केवल समझने वाली बात है। केवल आपको ये सब कुछ अगर समझ में आएगा तो सारे प्रश्न बड़े आराम से आप कर सकते हो। चलिए आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 10.1 में यहां पर देखो कुछ बातें, जैसा कि हमने बताया कि बिल्कुल एकदम साधारण सी बातें दी गई हैं, उनको यहां पर पहले समझना है और फिर उनके आंसर देना है। देखो क्या है, ये आपकी एक्सरसाइज है 10.1 और इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी निरूपण करिए। यहां पर देखो जो प्रश्न दिया है, एक्सरसाइज है आपका 10.1 और इसका एक पहला प्रश्न है। यहां हमें प्रश्न कहता है कि उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी निरूपण करना है। तो कोई यहां से हमें दिशाओं का ज्ञान पहले से है, ये दिशा अगर पूरब है तो इसके जो अपोजिट, पूरब के अपोजिट में पश्चिम होती है, ये बात बिल्कुल एकदम पक्की है। ऊपर उसको हम उत्तर मानते हैं, नीचे वाली दिशा जो होती है उसको हम दक्षिण मानते हैं। ठीक है कि नहीं, ये आपकी दिशाओं का ज्ञान है भैया। इसके बाद यहां पर देखो लिखा है उत्तर से 30 अंश पूर्व, उत्तर से ये देखो उत्तर है, उससे 30 अंश पूर्व की ओर यहां पर कोई ऐसा विस्थापन बनाना है 30 अंश के कोण पर। यहां देखो इस तरीके से, ठीक, यहां से 30 अंश ये है, ये ठीक है, ये हमने कोई वस्तु विस्थापित कर दी कहां से कहां तक, ओ बिंदु से, और मान लेते हैं कि पी बिंदु तक हम लोग पहुंच गए। ये यहां से यहां तक कितना विस्थापन है? 40, कितना है देखो, 40 किलोमीटर का विस्थापन दिखाना है। तो भाई 40 किलोमीटर तो बहुत बड़ी दूरी होती है, उसके लिए हमें पैमाना मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर का 1 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की ये रेखा खींचनी है ओपी। किस दिशा में? उत्तर से पूरब की ओर 30 अंश का कोण बनाती हुई हम यहां ओपी रेखा बनाएंगे, केवल कितनी, 4 सेंटीमीटर की। यहां पैमाना भी आपको लिखना पड़ेगा, पैमाना लिख लें कि 1 सेंटीमीटर बराबर यहां लिख दें 10 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का ओपी रेखा खंड खींचे, ओपी रेखा खंड कितना खींचे, 4 सेंटीमीटर का खींच दें, तो ये आपको 40 किलोमीटर का विस्थापन दिखाएगा ओपी, है ना। ओपी बराबर 40 किलोमीटर का विस्थापन आपको यहां पर प्रदर्शित करेगा। ठीक है,
इतना ही बस केवल ग्राफ पर दिखाना है, बाकी ग्राफ भी नहीं बल्कि आप अपनी कॉपी पर यूं इस तरीके से बना लें। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कहा गया है, यहां पर अदिश राशियां और सदिश राशियों को बताया गया है, श्रेणीबद्ध करिए। तो आप पहचान सकते हो कौन सी राशियां सदिश हैं, कौन सी राशियां अदिश हैं। जैसा कि आपको पता है कि जिनमें दिशा होती है वो सदिश होती हैं, और जिनमें केवल दिशा, केवल परिमाण होता है, दिशा ना होती हो, है ना, दिशा परिमाण दोनों हो, सदिश हो जाएगी, और केवल परिमाण हो तो वो राशि अदिश राशि होती है। तो यहां पर देखो लिखा है पहले 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर का मतलब 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम का मतलब द्रव्यमान तौलने का मात्रक किलोग्राम होता है। तो द्रव्यमान में भैया यहां पर कोई दिशा की तो जरूरत है नहीं, इसका मतलब ये आपकी क्या है, अदिश राशि है। 40 ये 10 किलोग्राम क्या है, अदिश राशि है। इसके बाद देखो लिखा है 2 मीटर उत्तर पश्चिम, तो 2 मीटर उत्तर पश्चिम, 2 मीटर उसका परिमाण हो गया, उत्तर पश्चिम उसकी दिशा हो गई, इसका मतलब दिशा भी है परिमाण भी है, तो ये आपकी सदिश राशि हो गई। ठीक है कि नहीं। तो यहां पर आपको केवल छांट के लिखना है, बाकी यहां पर कोई गणना बढ़ना तो करना नहीं है, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से देखो लिखा है 40 अंश, 40 अंश कोण की माप दी गई है, तो 40 अंश का कोण कहीं भी बनाया जा सकता है, किसी भी दिशा में, यहां दिशा की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर 40 अंश जो लिखा है वो अदिश राशि है। ठीक है, और इसी प्रकार से आगे लिखा है आपका 40 वाट, क्या लिखा है, 40 वाट, तो वाट तो मेरे ख्याल से कार का मात्रक होता है, तो ये भी आपकी अदिश राशि है। ठीक है, इसके बाद लिखा है 10 की पावर -19 कूलाम, 10 की पावर -19 कूलाम ये आवेश का मात्रक है, ये भी आपकी अदिश राशि है। और आगे 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका त्वरण का मात्रक है ना, त्वरक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का मतलब त्वरण का ये मात्रक है, तो त्वरण आपकी सदिश राशि है, तो इसको आप सदिश वाली श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, चलो तो यहां से आपने छांट लिया कौन सा सदिश है कौन सा अदिश है। इसके आगे वाले क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से लिखा है, राशियों के रूप अदिश और सदिश रूप में इसको भी श्रेणीबद्ध करना है, तो अच्छे से कर सकते हो। देखो लिखा है समय कालांश, समय में तो भैया 4 बजे 5 बजे आज 8 बजे, समय का मतलब है अदिश राशि। ठीक है, यहां पर दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद ये दूरी है, ये भी आपकी अदिश राशि है। बल है वो आपका सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, याद करना है। बल कैसी राशि है, सदिश, क्योंकि बल जिधर लगाओगे उधर देखो बल लगाने से किधर एक निश्चित दिशा में बल लगाया जाता है ना, उसमें बल के साथ जब बल लगाया जाएगा तो उसमें दिशा होगी, किधर लगा रहे हो भाई, इधर लगा रहे हो, है ना, ये दिशा हो गई कि नहीं हो गई। जिधर भी बल लगाओगे तो उसकी बल के साथ में दिशा जरूर होती है, इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं बल आपकी सदिश राशि। ठीक है, वेग सदिश राशि है, कार आपकी अदिश राशि है। बस इसमें भी देखो वही बात पूछी गई है कि कौन सी राशियां सदिश हैं और कौन सी राशियां अदिश हैं। इसके बाद देखो चौथे प्रश्न में आपसे कहता है कि यहां पर एक देखो चित्र बना है, इसका एक चित्र बना के आपको यहां बताएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर आपका ये चौथा है, और यहां पर आपका एक इस प्रकार से देखो वर्गाकार आकृति यहां पर बनी हुई है, ये वर्गाकार आकृति यहां पर बनी है। ठीक है, ये है आपकी कोई वर्गाकार आकृति, और इस वर्गाकार आकृति में इसका इस तरीके से एरो लगा है, देखो इधर की ओर, और ये आपका इधर की ओर। ठीक है, और ये है आपका इधर की ओर, और ये है आपका इधर की ओर। बाकी इनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं कि ये आपका है ए, ये आपका है बी, ये आपका है सी, और यहां लिखा है डी। तो यहां पर देखो 3 बातें आपसे पूछी गई। पहला नंबर तो पूछा गया है सह आदम, सह आदम हमने आपको बताया सह आदम वे सदिश होते हैं जो एक ही बिंदु से, जिनका स्टार्टिंग एक पॉइंट हो। देखो यहां से अगर बात करी जाए तो ए बिंदु, ए की तरफ देखो ये ए सदिश है और ये डी सदिश है, एक ही बिंदु से स्टार्ट हुआ है, तो यहां पर हम ए और डी दोनों सदिशों को सह आदम सदिश कहेंगे। सदिश ए व डी सह आदम सदिश है। ठीक, अच्छा भाई दूसरे नंबर पर क्या कहा गया है, समान सदिश के लिए देखो नंबर 2 यहां डाल लें, और समान सदिश बताओ कौन कौन से हैं, समान सदिश कौन है। देखो
समान सदिश हमने बताया कि जिनकी दिशाएं समान हो, परिमाण समान हो। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसकी दिशा और इसकी दिशा, यहां देखो इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है, परिमाण तो समान है लेकिन दिशा समान नहीं है, इसलिए इनको हम समान सदिश नहीं कहेंगे। यहां इसकी दिशा और इसकी दिशा देखो एक ही है ना, ये नीचे की ओर एरो है, इसका भी नीचे की ओर एरो है। तो यहां पर सदिश डी और बी दोनों आपस में क्या है, डी सदिश है वो और बी सदिश है वो, दोनों सदिश आपस में कैसे हैं, समान सदिश है, डी और बी समान सदिश है। ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे क्या कहा है, संरेख परंतु असमान। तो संरेख परंतु असमान, देखो यहां लिख दें संरेख परंतु असमान। ठीक है, संरेख परंतु असमान। तो संरेख देखो असमान है ना, संरेख तो है क्योंकि रेखा में तो एक ही में है, समांतर तो है, लेकिन असमान क्यों कहो, देखो यहां पर इनकी दिशाएं दोनों की अलग हैं, इधर और इसकी दिशा इधर है। तो यहां पर संरेख परंतु असमान में हमें लिखना है ए व सी। ए व सी दोनों कैसे हैं, संरेख हैं परंतु असमान हैं। ठीक है, संरेख परंतु असमान में क्या लिखना है, ए और सी संरेख हैं परंतु असमान है। अब देखो यहां पर एक प्रश्न नंबर 5 क्या है, प्रश्न नंबर 5 में लिखा है उत्तर सत्य अथवा असत्य रूप में दीजिए। सत्य और असत्य यहां छांटना है, जो लिखा है उसको आपको देखना है कि कौन सा सही लिखा है और कौन सा गलत लिखा है। तो यहां लिखा है ए और माइनस ए संरेख हैं, बिल्कुल है, ए और माइनस ए दोनों ही संरेख हैं, उनकी दिशाएं जरूर माइनस कह के उनकी दिशाएं अलग अलग हैं, लेकिन दोनों सदिश कैसे हैं, संरेख सदिश हैं। इसके बाद में दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, ये कोई जरूरत नहीं है। संरेख सदिशों का परिमाण समान होना आवश्यक नहीं है, इसका मतलब ये असत्य लिखा हुआ है। ठीक है, समान हो भी सकते हैं लेकिन उसमें तो ये लिखा है सदैव समान होते हैं, समान सदैव नहीं होते हैं, इसका मतलब ये असत्य लिखा हुआ है। समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, ये भी बिल्कुल एकदम असत्य बात लिखी है। परिमाण समान हो तो वो संरेख होना कोई आवश्यक नहीं है, ये भी असत्य लिखा हुआ है। अच्छा, चौथे नंबर पे लिखा है समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, ये भी बिल्कुल एकदम असत्य बात लिखी है। तो इस प्रकार से देखो यहां पर सत्य और असत्य वाली बात हमसे पूछी गई थी। चलो इसके बाद देखो अब यहां से स्टार्टिंग होती है, ये तो सारी बेसिक बातें थी, छोटी छोटी सी बातें थी। अब आगे आपको पढ़ना है दो सदिशों को जोड़ते कैसे हैं, उनको घटाते कैसे हैं, उनका गुणा कैसे करते हैं। अगली जो एक्सरसाइज आएगी उसमें आपको ये सारी बातें सीखनी है। ठीक है, बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टेड। अब स्टार्टिंग यहां से बीजगणित की होगी, सदिश बीजगणित जो है ना, अब वास्तव में यहां से स्टार्टिंग हम कहेंगे। तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना रखें। ठीक है, अगले वीडियो में आपको पूरी डिटेल आगे वेक्टरों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये सब कुछ अगले वाली वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।